नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम विद्यालय का अर्थ, विद्यालय की परिभाषा, विद्यालय के प्रकार, महत्व एवं आवश्यकताओं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे विद्यालय का अर्थ। विद्यालय का अर्थ में देखेंगे, संस्कृत में विद्या धन आलय अर्थात विद्या का स्थान। यानी विद्यालय किसे किसे कहते हैं, यानी कि विद्या धन आलय यानी विद्या का स्थान। इस रूप में विद्यालय का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द स्कूल शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द एस्कोले से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थलों को स्कूल कहा जाता था। यानी कि संस्कृत में विद्याधन आलय अर्थात विद्यालय, विद्या का स्थान, इस रूप में विद्यालय का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के स्कोले से हुई है, जिसका अर्थ अवकाश। प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थलों को स्कूल कहा जाता था और अवकाश को आत्म विकास करने के स्थान के रूप में माना जाता था। ग्रीक देशों में ऐसे स्थानों को विद्यालय कहा जाता था, जहां अवकाश के समय में विचार विमर्श अथवा वाद विवाद होता था। लेकिन बाद में यह स्थान सुनियोजित ढंग से शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गए। आज विद्यालय को ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता है जहां बालक अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और रुझानों के अनुसार अपना विकास करते हैं। समाज के आदर्शों, मूल्यों, विचारों, परंपराओं, आशाओं, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को जीवित रखने के लिए विद्यालयों को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, हम नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय की परिभाषा। विद्यालय की परिभाषा तो हम इसमें देखेंगे, हुमायूं कबीर के अनुसार विद्यालय सामुदायिक जीवन की अभिव्यक्ति है। टी.पी. नन के अनुसार विद्यालय को ऐसा स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, अपितु यह ऐसा स्थान है जहां छात्रों को क्रियाओं के उन विशेष रूपों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो संसार में सर्वाधिक महत्व रखती है। यहाँ पे देखेंगे, जो टी.एन. नन के अनुसार क्या कह रहे हैं, विद्यालय को ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, अपितु यह ऐसा स्थान है जहां छात्रों को क्रियाओं के उन विशेष रूपों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो संसार में सर्वाधिक महत्व रखती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है रास के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सहायता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। वर्तमान काल में विद्यालय की छवि एक भवन के रूप से परिवर्तित होकर एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में उभरी है जहां विद्यार्थी विविध क्षेत्रों के जाति, धर्म, संस्कृति एवं जीवन शैली का परिचय प्राप्त करते हुए उनकी रुचियों, योग्यताओं एवं कौशलों का विकास करता है। यानी कि रास का कहना जो है, उनके अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिन्हें एक सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सहायता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले, यानी योग्य बालकों को तैयार किया जाए। वर्तमान काल में विद्यालय की एक छवि
भवन के रूप से परिवर्तित होकर एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में उभरी है जहां विद्यार्थी विविध क्षेत्रों के जाति, धर्म, संस्कृति, जीवन शैली का परिचय प्राप्त करते हुए उनकी रुचियों, योग्यताओं एवं कौशलों का विकास करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि इसमें जो इसका निष्कर्ष बता रहा है, निष्कर्षतः विद्यालय एक ऐसा उपवन है, यानी क्या बता रहे हैं, विद्यालय एक ऐसा उपवन है जिसमें एक शिक्षक मालिक की भूमिका में विद्यार्थी रूप में रंग बिरंगे पुष्पों को अपनी ज्ञान धाराओं के अभिसिंचन द्वारा इस प्रकार सुवासित करता है कि वे उपवन की शोभा बढ़ाने के साथ साथ अपने संपूर्ण पर्यावरण को निर्मल, पवित्र एवं जीवंत बनाने का पुनीत कार्य करते हैं। आगे देखेंगे हम विद्यालय के प्रकार, यानी विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दे रखा है विद्यालय के प्रकार। विद्यालय भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ भिन्नता उनके स्वरूप, ढांचे, प्रशासन, विचारधाराएं, उद्देश्य, भौतिक संसाधन के आधार पर होती है। इसमें नंबर 1 दे रखा है केंद्रीय विद्यालय, यानी क्या दे रखा है, केंद्रीय विद्यालय। तो यह अखिल भारतीय स्तर पर संचालित है, जिसमें समान पाठ्यक्रम समान स्तरों पर संचालित होता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी जो केंद्रीय विद्यालय है या अखिल भारतीय, यानी पूरे भारत में भारतीय स्तर पर संचालित है, जिसमें समान पाठ्यक्रम समान स्तरों पर संचालित होता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आता है नंबर दो देखेंगे हम। नंबर 2 है यहाँ पर नवोदय विद्यालय। यह संस्थान केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जो ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं कक्षा 6 से 12 तक के स्तर के छात्रों को अध्ययन कराता है। इन्हें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को अध्ययन कराता है। नेक्स्ट देखेंगे हम निजी विद्यालय ऐसे विद्यालय जिनका पूरा संचालन निजी संस्था या समुदाय द्वारा होता है। ऐसे विद्यालयों में कर्मचारियों को वेतन संस्था द्वारा दिया जाता है। ये विद्यालय निजी विद्यालय कहलाते हैं। निजी विद्यालय को मान्यता प्राप्त प्रदाता बोर्ड के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा कुछ विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अलग अलग राज्यों में स्थापित है द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा उनसे संबंधित पाठ्यचर्या का संचालन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निजी विद्यालय एक व्यवसाय का रूप लेते जा रहे हैं, परंतु इनका उद्देश्य गुणवत्ता प्रदान करना भी है। गुणवत्ता का यह अंतर सरकारी और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 4 संस्कृत विद्यालय। वेदों का अध्ययन कराया जाता है। पूजा, प्रार्थना, मंत्र, दैनिक गतिविधियों में शामिल मूलतः संस्कृत पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 5 है मिशनरीज स्कूल। ब्रिटिश काल से ईसाई धर्म से जुड़े संगठनों से प्रभावित यह विद्यालय CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। संचालित ये विद्यालय जिनमें ईसाई धर्म का प्रभाव अधिक देखा जा सकता है यानी जाता है। सैनिक स्कूल, ये विद्यालय भी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं।
जो सैनिक स्कूल है ये रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट है आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय। तो इसमें इन विद्यालयों का प्रशासन रक्षा मंत्रालय के पास रहता है। सेना के प्रशासनिक अधिकारी इनका प्रशासन या संचालन करते हैं। नंबर 7 है मिलिट्री स्कूल। ये विद्यालय भी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। नंबर 8 है मदरसे। मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है आदर्श विद्या मंदिर। मूलतः विद्या भारती द्वारा संचालित एवं हिंदी भाषा पर मुख्यतः जोर देती। नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 है सरकारी विद्यालय। राज्य सरकार द्वारा जनता को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक स्कूल की योजना है एवं वर्तमान में सभी गांवों में इस प्रकार के विद्यालय संचालित होते हैं। ये सरकारी विद्यालय राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन्हें राज्य के अनुसार द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है अन्य विद्यालय। इन्हें नंबर 11 जो है अन्य विद्यालय। तो इसमें दे रखा है अन्य विद्यालयों में प्रायः बौद्ध मठ, दूरस्थ विद्यालय, चल विद्यालय, आर्य समाज विद्यालय आदि विद्यालयों की मुख्य भूमिका या विशेषता होती है। तो यहाँ पे ये आते हैं विद्यालय की, यहाँ पे देखेंगे मुख्य विशेषताएं। तो विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है नंबर 1 है लघु समाज। विद्यालय समाज की आवश्यकताओं, मूल्यों, आकांक्षाओं प्रतिबिंबित करता है। शिक्षा प्रणाली समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होती है तो विद्यालय का स्वरूप भी बदल जाता है। नंबर 2 है विशिष्ट वातावरण। विद्यालय शिक्षा प्रक्रिया के संचालन हेतु विशेष वातावरण का सृजन करता है। यह वातावरण को सरल, शुद्ध और संतुलित बनाकर प्रस्तुत करता है। विशिष्ट वातावरण। नंबर 1 है लघु समाज, नंबर 2 है विशिष्ट वातावरण। नंबर 3 देखेंगे शिक्षा का साधन। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक एवं सक्रिय साधन है। यह देश के भविष्य का निर्माण होता है तथा विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। यानी शिक्षा का साधन। विद्यालय शिक्षा औपचारिक एवं सक्रिय साधन है। यह देश के भविष्य का निर्माण होता है यानी करता है तथा विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए भी तैयार करता है। नेक्स्ट देखेंगे बाल केंद्रित। तो विद्यालय में बालक की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण संतुलित विकास करता है। बाल केंद्रित जो विद्यालय, तो विद्यालय में बालक की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण संतुलित विकास करता है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति का साधन यानी विद्यालय समाज को योग्य नागरिक प्रदान करके उसके विकास में महान योगदान देता है। इसी के द्वारा नए विचारों को जन्म दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करके समाज के विकास में भागीदारी बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि विद्यालय की आवश्यकता क्यों है। तो समाज में विद्यालय के स्थान, महत्व और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए एस बालकृष्ण जोशी ने लिखा है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। यानी कि जो एस बालकृष्ण जोशी है वो बताते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं में, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं होता है, वरन वे कहाँ होता है
तो वह होता है विद्यालयों में। विद्यालयों को यह महत्वपूर्ण स्थान निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। इसमें हम इसके कारण जानेंगे। यहाँ पे कारण दे रखा है, अभिभावकों की व्यस्तता के चलते विद्यालय विद्यार्थियों का संपूर्ण उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। यानी अभिभावकों की व्यस्तता के चलते विद्यालय विद्यार्थियों का संपूर्ण उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। नंबर 2 है, विद्यालय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं हस्तांतरण में सहायक है। जो विद्यालय है वो जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण एवं हस्तांतरण में भी सहायक है। नंबर 3 है, विद्यालय परिवार और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली एक कड़ी है। यानी विद्यालय परिवार और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली एक कड़ी भी साबित है। नेक्स्ट है नंबर 4, विद्यालय को विद्यार्थियों के बहुमुखी प्रतिभा विकास का महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। यानी विद्यालय हैं उनको विद्यार्थियों के बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने का साधन भी समझा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के आदर्शों और विचारधाराओं को फैलाने के लिए विद्यालयों को अति महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यानी जो राज्य के आदर्श और विचारधाराएं हैं उनको फैलाने के लिए भी विद्यालयों को अति महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य को आश्वस्त करना। विद्यालय यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है विद्यालय के कार्य। इनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो कार्य में हम देखेंगे विद्यालय के कार्यों का ब्रवेकर, थॉमसन और नैन्सी कैरी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। यहाँ पे दे रखा है विद्यालय नंबर 1 दे रखा है विद्यालय के औपचारिक कार्य। विद्यालय के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है औपचारिक कार्य, एक एवं अनौपचारिक कार्य। तो औपचारिक कार्य इस प्रकार है। जैसे औपचारिक कार्य में है मानसिक योग्यताओं का विकास। क्या है? मानसिक योग्यताओं का विकास। विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य बालक की मानसिक योग्यताओं का विकास करना है। बुद्धि, विवेक, विचार शक्ति, समझने की योग्यताओं आदि को विकसित कर उनके प्रशिक्षण पर बल देना विद्यालय का कार्य है। तो विद्यालय का क्या कार्य बताया गया? तो विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य है बालक की मानसिक योग्यताओं का विकास करना, उनकी बुद्धि, उनका विवेक, विचार शक्ति, समझने की योग्यता आदि को विकसित कर उनके प्रशिक्षण पर बल देना विद्यालय का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संतुलित मस्तिष्क का निर्माण। संतुलित मस्तिष्क का निर्माण, एक ऐसे संतुलित मस्तिष्क का निर्माण करना जो छात्र के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो। विद्यालय का कार्य अर्थात विद्यालय का उद्देश्य बालक के संतुलित विकास, व्यक्तित्व का निर्माण करना है, जिससे वह परिस्थितियों के अनुसार भविष्य के लिए नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। इसे नेक्स्ट देखेंगे। संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण। विद्यालय में बालकों को इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन एवं साहित्य आदि विषयों का अध्ययन के माध्यम से उनकी संस्कृति से परिचित कराया जाता है। उनमें अपेक्षित सुधार किया जाता रहा है और आगामी पीढ़ी को भी उस ज्ञान से अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक कुशलता।
आर्थिक कुशलता। विद्यालय आर्थिक दृष्टि से बालकों को कुशल बनाने का कार्य भी संपन्न करते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर वे उन्हें आजीविका निर्वाहन योग्य बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें भावी जीवन सुखमय बन सके। नेक्स्ट है नागरिकता का विकास। नागरिकता का विकास। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला गणराज्य है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वह अपने उत्तरदायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन कर एक उत्तम नागरिक बन सके। विद्यालय का उत्तरदायी है कि नागरिकता के इन गुणों का विकास वह अपने विद्यार्थियों में करें। नेक्स्ट है नंबर 6 है चरित्र का विकास। विद्यालय में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां होती है। इनकी विविध क्रियाओं द्वारा बालक के चरित्र का विकास हो जाता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव होता है। विद्यालय बालकों को इसके योग्य अपेक्षित परिस्थितियां प्रदान करता है। नेक्स्ट है विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। पहले पढ़े थे हमने विद्यालय के औपचारिक कार्य, यहाँ पे देखेंगे विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। इसमें दे रखा है शारीरिक कार्य। तो शारीरिक विकास भी अति महत्वपूर्ण है। अतः कहा जाता है कि शरीरमागम खलु धर्म साधनम। इन्हें विद्यालयों का एक कार्य बालकों को शारीरिक विकास के अवसर प्रदान करता है, जिससे वे स्वस्थ और शक्तिशाली बनकर समाज के स्वस्थ एवं सुखी नागरिक बन सके। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास यहाँ पे देखा है विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। बालकों में सामाजिक सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, सहानुभूति और सामाजिक चेतना जैसे गुणों का विकास किया जाना आवश्यक है, जिससे वे समाज के सम्मुख सामाजिक दृष्टिकोण एवं एक सक्रिय वातावरण का निर्माण कर सके। यह कार्य विद्यालय अनेक क्रियाओं जैसे सामाजिक उत्सव, समाज सेवा कैंप आदि के माध्यम से संपन्न करता है। नंबर 3 है संवेगात्मक विकास। विद्यालय में अनेक क्रियाओं का आयोजन होता है। संगीत सम्मेलन, शैक्षिक यात्रा, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, खेल प्रदर्शनियां आदि बालकों के संवेगात्मक विकास में सहयोग देती है। विद्यालय के इन्हीं कार्यों के आधार पर समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे दे रखा है वर्तमान समय में विद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वे एक विशिष्ट वातावरण की दृष्टि करते हैं जिसमें रहकर बालक अपना सर्वांगीण विकास करता है। व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के फलस्वरूप उसमें सांस्कृतिक चेतना विकसित होती है, जिससे उसमें सामाजिकता, शिष्टाचार, सहानुभूति, निष्पक्षता, सहयोग, सहकार जैसी वांछनीय गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उसके लिए विद्यालय ही एक सामाजिक संस्था है जिसमें बालक का सामाजिक विकास होता है। एक अच्छा विद्यालय वही माना जाएगा जहाँ के विद्यार्थियों में शिक्षा का उच्च गुणात्मक स्तर पाया जाता है। उच्च गुणात्मक स्तर का कोई निश्चित मापदंड नहीं बनाया जा सकता, परंतु कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूर्ण करके विद्यालय विद्यार्थियों में शिक्षा का गुणवत्ता स्तर प्राप्त कर सकता है। ये आवश्यकताएं निम्न है। जैसे नीचे हम देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है
विद्यालय स्वस्थ नागरिकों के निर्माण में सहायक। नंबर 2 दे रखा है, विद्यालय शैक्षिक प्रक्रियाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए समाज की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण सहयोग करें। नंबर 3 है, विद्यालय समाज की संस्कृति का संरक्षण करे और उसे भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करें। नंबर 4 है, विद्यालय समुदाय की समस्याओं को सुलझाने के योग्य ज्ञान प्राप्त करें, जिससे बालक इन समस्याओं को सुलझाकर समुदाय की उन्नति में सहयोगी बन सके। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय व्यावसायिक और औद्योगिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो, इसके लिए उनसे अपेक्षा की है वे पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषय सम्मिलित करें। नंबर 6, विद्यालय आदर्शों, मूल्यों, आचारों, विचारों, परंपरा आदि का अपने छात्रों के जीवन का अंग बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट दे रखा है, नंबर 7 है, विद्यालय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वासों, अनुपयोगी रूढ़ियों, परंपराओं आदि की स्पष्ट रूप से आलोचना करके परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार विद्यार्थियों में नवीन आदर्शों की स्थापना करें। नंबर 8 दे रखा है, विद्यालय सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास कर बालकों को भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने योग्य बनाने का प्रयास भी करें। यदि कोई विद्यालय उपयुक्त वर्णित अपेक्षाओं को पूर्ण करता है तो निश्चित ही उस विद्यालय के विद्यार्थियों में शिक्षा का उच्च गुणात्मक स्तर पाया जाएगा। इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में कुछ साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विद्यालय में शिक्षित के गुणात्मक स्तर को प्रभावित भी करते हैं।